नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टोरी को शुरू करके अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी रहने वाली है। और अगर आप बीच बीच में यू डिस्टर्ब होते रहे तो कहानी का जो भाव मैं आपके लिए तैयार करने की कोशिश करने वाला हूँ वो पूरा फ्लो बीच में ही टूट जाएगा और कहानी का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं काफी बार आपको अपना परिचय बता चुका हूं। लेकिन मुझे आपके बारे में कोई पता नहीं है, तो मैं स्टोरी शुरू करूं उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना पूरा नाम, आप कहां से कहानी सुन रहे हैं, उस जगह का नाम और कितने टाइम से आप हॉरर स्टोरीज को सुनते आ रहे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपसे मेरा जुड़ाव और गहरा हो सके। साथियों, आज की हमारी स्टोरी हैदराबाद की रहने वाली रिया की है, जो एक मनमौजी स्वभाव की लड़की है। उसकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है। वो सुबह कॉलेज जाती है, शाम को लाइब्रेरी जाती है, अपने दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने निकल जाया करती हैं। और उसकी एक खास फ्रेंड है, अनीता। उसके साथ वो बढ़िया गपशप करती है। वहीं अनीता का एक भाई है, अक्षय, जो रिया का काफी अच्छा दोस्त है। रिया और अक्षय की बॉन्डिंग आपस में खूब बनती है, क्योंकि दोनों को ही रहस्यमयी, डरावनी और चौंकाने वाली कहानियों पढ़ना अच्छी लगती है। इसलिए काफी बार ये दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठकर ऐसी कहानियों पर चर्चा करते थे। और जब ये दोनों डरावनी बातें किया करते थे तो अनीता उनकी बातें सुनकर डर जाया करती थी। लेकिन जिन कहानियों को ये दोनों सुनकर आपस में आनंद लेते थे, उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ये हादसा कभी सच में भी हो सकता है। तो रिया और अक्षय एक बार ऐसे ही किसी हादसे में फंस जाते हैं, जहां से इनकी जिंदगी बहुत बुरे भयानक दौर में फंस जाती है। तो स्टोरी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार मेरे से कहानी सुनने के लिए आए हैं तो बेशक सुनिए। और मैं तो कहता हूं कि ये कहानी ही क्यों, बल्कि चैनल पर और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनको भी सुनिए। और जब आपका मन अच्छे से भर जाए कि वाकई में आपको क्वालिटी वाला कंटेंट मिल रहा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके अपना नाम मुझे जरूर बता देना। मैं कमेंट्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार करता रहता हूं। तो चलिए अब आगे की कहानी रिया के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं रिया, और जैसा कि आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले ही मिल ही चुका है, तो मैं डायरेक्ट स्टोरी शुरू करती हूं और फिर स्टोरी के बीच में ही आपको धीरे धीरे अपना और परिचय भी देते जाऊंगी। बात काफी पुरानी हो चुकी है। कई साल पहले हमारे साथ कुछ अजीब और डरावनी सी घटना घटी थी। आज भी उस किस्से को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन समय और माह मुझे याद है। 9 जनवरी का समय था। मुझे सर्दियों में घूमना फिरना पसंद है, तो अक्सर हम सहेलियां पहले से ही योजना बनाकर सब कुछ तय कर लिया करते थे। उस दिन भी मैंने और मेरी सहेलियों ने घूमने फिरने का मन बनाया था। जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले से ही तय कर लिया करते थे, तो हमने उस दिन अगली सुबह किसी एक सहेली के घर मिलने और वहीं से आगे जाने का सोचा, जैसा कि हम अक्सर करते थे। सुबह के 9 बजे के करीब सब मेरे घर से ही रवाना हो गए। पूरा दिन काफी जगह घूमे फिरे, गपशप की, फिल्म देखी, बहुत सारी शॉपिंग की, जैसा कि अक्सर लड़कियां करती हैं। सर्दियों का समय था तो शाम होने वाली थी। हल्का अंधेरा और धुंध छाने लगी थी।
वैसे तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात बीती घटना ने मेरे नजरिए को बदल दिया। दरअसल हुआ यूं कि सब घूम फिर कर और खा पी कर थक चुके थे। अंधेरा और सर्दी भी समय के साथ बढ़ रहे थे, तो सबने वापस घर चलने का सोचा। कुछ सहेलियां एक साथ चल दी, कुछ मेरे साथ थी। उनके घर ज्यादा दूर नहीं थे, तो उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। घर पहुंचने में मेरा घर काफी दूर था, तो मैंने कुछ दूरी पैदल चलने की सोची। अब तक अंधेरा काफी घना हो चुका था और सर्दी भी धुंध के साथ बढ़ रही थी। अब तक सब सामान्य चल रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि सड़क पर मैं अकेली ही चल रही थी। सड़क पर धूधम होने बावजूद भी अच्छी खासी रोशनी पड़ रही थी। चलते चलते मैं काफी रास्ता तय कर चुकी थी, लेकिन अभी भी मैं घर से काफी दूर थी। अब तक धुंध काफी गहरी हो चुकी थी। मुझे अजीब बात ये लगी कि उस सड़क पर चलते हुए मुझे लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उस बीच वहां से कोई गाड़ी नहीं निकली और ना ही कोई इंसान दिखा। ऑटो न मिलने के कारण अब तक काफी पैदल चलना पड़ रहा था। कोई ऑटो न आते देख मैंने बाकी का रास्ता पैदल चलना जारी रखा। काफी देर तक चलते रहने से मैं काफी थकने लगी थी। धुंध और सर्दी काफी गहरी हो चली थी। सड़क पर पड़ रही रोशनी भी अब गहरी हो रही धुंध में हल्की हो चली थी। रास्ता जाना पहचाना होने के कारण धुंध में भी मैं रास्ता पहचान पा रही थी। कुछ देर और चलने के बाद मैंने ध्यान दिया कि सड़क पर पड़ रही रोशनी काफी पीछे रह चुकी थी। अंधेरा और सर्दी अब काफी बढ़ गई थी। रास्ता अब धुंधला दिखने लगा था। तांज की बात यह है कि काफी देर चलते रहने के बावजूद मैं अभी तक घर से काफी दूर थी। मैंने कदम धीमे करके धुंध में रास्ता पहचानने की कोशिश की, पर मुझे अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ पा रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इस स्थिति में आगे चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मेरे मोबाइल की चार्जिंग पहले ही खत्म थी, तो मदद के लिए किसी को बुलाया नहीं जा सकता। आसपास धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी समय गुजर रहा था, तो मैंने उसी सड़क पर चलना जारी रखा। अब सर्दी और धुंध की वजह से उस सड़क पर चलना मुश्किल लगने लगा था। ज्यादा समय गुजरने की वजह से भूख और थकान भी लगने लगी थी। कुछ मिनट की दूरी तय करने के बाद मुझे याद आया कि मैं हमेशा अपने पर्स में एक छोटी टॉर्च और माचिस हमेशा रखती हूँ। मैंने वो छोटी टॉर्च निकाली। उसमें छोटी सी बैटरी थी। टॉर्च छोटी थी तो रोशनी भी ज्यादा नहीं थी और धुंध ज्यादा गहरी थी। हाँ, लेकिन फर्क इतना जरूर पड़ गया था कि अब मैं रास्ता देख पा रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई तो वो रास्ता मुझे जाना पहचाना नहीं लगा। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट के साथ डर भी लगने लगा था। मैंने सोचा शायद मैं धुंध में रास्ता भटक गई हूँ। टॉर्च की मामूली रोशनी के सहारे आसपास अभी कुछ कदम आगे रखे ही थे कि लगा कोई पीछे से गुजरा है। मुझे किसी के होने का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो गहरी सफेद धुंध जो रात के अंधेरे में काली भयानक लग रही, उसके सिवाय कुछ नहीं था। अपने डर पर काबू रखते हुए मैंने खुद को समझाया कि कोई जानवर होगा। रात काफी हो चुकी थी। सर्दी और अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मैं अब तक घर नहीं पहुंची। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सफेद धुंध काले साये की तरह लगने लगी थी। जैसे तैसे में हिम्मत करते हुए उस डरावनी रात में कदम उठाए चल ही रही कि किसी के होने की आहट महसूस हुई। मैंने रुक कर देखा, कोई नहीं था। मैं अपने मन को समझा ही रही थी कि शायद यह मेरा वहम ही है।
कोई इतनी सर्द रात में यहाँ कैसे होगा? लेकिन हो सकता है मेरी तरह कोई और भी रास्ता भटक गया हो। फिर ये सोचकर आगे कदम बढ़ाना सही समझा कि कहीं कोई चोर उचका ना हो। अभी ये सोच ही रही थी कि एक गर्म हवा का झोंका चेहरे से टकराया। उस समय मुझे इतना तो समझ आ गया था, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी सर्दी में गर्म झोंका कहाँ से और कैसे आया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ खास साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं इस बात से काफी डर गई थी कि कुछ है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस जरूर हो रहा है। अपने डर के साथ आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। चलते चलते काफी समय हो चुका था। लगातार चलते रहने से अब पैर काफी दुखने लगे थे। कदम अब धीमे पड़ने लगे थे, तो सोचा कि कुछ मिनट कहीं रुका जाए, थोड़ा पैरों को आराम मिले, फिर आगे चला जाएगा। यही सोचकर मैंने छोटी टॉर्च घुमाई, आसपास नजर डाली, लेकिन सिर्फ घने अंधेरे के कुछ और नहीं दिख पा रहा था। मुझे वहीं पर एक पत्थर नजर आया। मैं बिना समय गवाए वहां उस पत्थर के ऊपर बैठकर सोचने लगी कि यह सब हो क्या रहा है। अभी सोच ही रही थी कि फिर वही आहट सुनाई दी। फिर वही गर्म हवा का झोंका बिल्कुल पास से निकलता हुआ महसूस हुआ था। अब कुछ लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर नजर डाली तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक मेरी नजर अपने से थोड़ी दूर मुझे कुछ नजर आया। मैंने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की तो मुझे कोई धुंधला साया नजर आ रहा था। डर के मारे इतनी सर्दी में भी पसीने आने लगे थे। मैं चाह कर भी उस परछाई पर से नजर नहीं हटा पा रही थी। शरीर मानो जम गया हो। अचानक वो साया गायब हो गया। मैंने नजर इधर उधर घुमाई तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे ही पल वो साया बिल्कुल चेहरे के आमने सामने था, इतना करीब कि अंधेरे में भी साफ साफ दिख पा रहा था। उसकी गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि यह साया काफी समय से पीछा कर रहा था और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने हिम्मत करके आंख खोली और इधर उधर देखा तो वो साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी मौजूदगी के एहसास से ही शरीर डर से जम रहा था। मैंने बिना समय गवाए वहां से निकालना ही ठीक समझा। उस अंधेरे में छोटी सी टॉर्च की रोशनी के सहारे तेजी से चलने लगी। उस साये की आहट उस माहौल को और डरावना बना रही थी। गर्म हवा उस साये के पास होने का एहसास दिला रही थी। डर की वजह से थकान भी अब महसूस नहीं हो रही थी। पैदल चलते समय यही मन में आ रहा था कि जल्द से जल्द ये रास्ता खत्म हो जाए और मंजिल मिल जाए। अचानक चलते चलते महसूस हुआ कि मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा। डरते हुए रोशनी अपने पैरों की तरफ करके देखना चाहा तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे नजर आया कि मेरा शरीर मानो हवा में चल रहा हो। इससे पहले कि कुछ समझ आता कोई चीज टकराई। टकराव बहुत जोर का होने के कारण मैं वहीं ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। मुझे यकीन हो गया कि ये साया मुझे मारकर छोड़ गया। फिर भी डरते हुए टॉर्च खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन टॉर्च और पर्स नहीं मिल पाए। अब उस टॉर्च की रोशनी का भी सहारा न था। सिर्फ थी तो ठिठुरती सर्दी और चारों तरफ घना कोहरा समेटे हुए अंधेरा। हिम्मत करते हुए चलने की कोशिश करी ही थी कि पैर के दर्द से चीख निकल गई। शायद पैर में चोट लग गई थी, शायद चोट ज्यादा लग गई थी।
खून भी निकला हो। अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख पा रहा था। अभी कुछ कदम रखने की कोशिश की ही थी, फिर से अपने को हवा में महसूस किया। दोबारा उसी साये की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अब डर और दर्द से शरीर जम चुका था, अपनी मौत सामने दिख रही थी। मन में ख्याल आया कि अच्छाई बुराई एक साथ चलती है। यही सोचकर अपने ईश्वर का स्मरण किया और ईश्वर का मंत्र जो उस समय मुझे याद था उसके जप मन में जोर से शुरू कर दिया। फिर एक जोर का टकराव हुआ और जमीन पर आ गिरी। इसके बाद आंख खोलकर देखी तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आया, उसके आगे याद नहीं। जब आंख खुली तो सामने घर वाले थे, शायद बेहोश हो गई थी। ताज की बात यह है कि घड़ी में उस समय सिर्फ 8 बज रहे थे। उसी दिन जिस दिन हम सहेलियां घूमने गए थे, पूछने पर पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर से किसी ने कॉल किया था कि पास के एक पुराने खंडहर कब्रिस्तान में एक लड़की बेहोश पड़ी है, शायद सर्दी की वजह से बेहोश हो गई है। लेकिन मैं वहां पहुंची कैसे? शायद मैं धुंध और रात के अंधेरे में रास्ता भटक गई थी। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि चार्जिंग खत्म होने की वजह से मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया था। फिर कॉल किसने की थी? फिर रात में बीता हुआ सारा घटनाक्रम याद आने लगा। याद आया कि पैर में चोट लगी थी जिसके कारण चल नहीं पाई थी, लेकिन ये क्या, पैर में तो कोई चोट का निशान था ही नहीं। हल्की सी मोच या दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मानो मैंने जागती आंखों से कोई सपना देखा हो, सब सच या सपना। क्या वो साया सच में था? क्या वो वापस आएगा? मेरे मन में विचार आना थम नहीं रहे थे। काफी टाइम बीतने के बाद मैं सोने ही जा रही थी कि मुझे वही जानी पहचानी आहट सुनाई पड़ी। वहीं गर्म हवा का झोंका छूकर निकल गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने रात में बीती घटना को भुलाने की कोशिश करते हुए वहीं मेज पर रखी किताब उठा ली और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख कुछ देर से खुली। देर तक पढ़ने की वजह से और रात में बीते घटनाक्रम से काफी थकान महसूस हो रही थी। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो 7 बज रहे थे। याद आया कि मुझे तो कॉलेज जल्दी जाना था क्योंकि लाइब्रेरी से कुछ किताबें जारी करवानी थी। इसलिए वक्त न गवाते हुए जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने चली गई। माँ ने आवाज देते हुए मुझे रोकने की कोशिश की कि आज आराम करो, थकी हुई लग रही हो, पर मैं जरूरी काम है बोलकर फौरन घर से निकल गई। कॉलेज पहुंचकर मैं सीधी लाइब्रेरी पहुंची और वहां पर किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गई। अचानक मेरी दोस्त अनीता वहां पहुंच जाती है। रिया रिया कहाँ खोई हुई हो, ऐसा क्या पढ़ रही हो? ऐसा कहते हुए अनीता ने किताब छीन ली। ऐसा क्या है इन किताबों में जो तुम पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाती हो? इस पर मैंने कहा कि वो इसलिए कि मुझे रहस्यमय, रहस्यभरी, रोमांचक और जादुई कहानियों पढ़ना पसंद है। इस बात पर अनीता कुछ ना बोल सकी क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के साथ लाडली भी हूं, जबकि अनीता संयुक्त परिवार में रहती थी। अनीता का एक भाई था, अक्षय। अनीता की तरह अक्षय भी मेरा अच्छा दोस्त था। हम सब एक ही स्कूल में पढ़े थे, अब एक ही कॉलेज में भी एक साथ पढ़ रहे थे। अनीता मेरी अच्छी सहेली थी, फिर भी उसकी रुचि किताबों में नहीं थी। इसके विपरीत अक्षय की रुचि किताबें पढ़ने में थी। तभी तो वो आज लाइब्रेरी मुझसे पहले पहुंच गया था। अक्षय और अनीता को किसी के यहाँ जाना था तो वो कॉलेज से जल्दी घर चले गए थे।
मैं भी घर जल्दी लौट आई थी और थके होने के कारण सो गई थी। शाम का समय हो चला था। माँ की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। माँ चाय मेज पर रखकर चली गई थी। मैंने उठकर चाय का कप उठाया और वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क पर सर्दी की वजह से इक्का दुक्का ही कोई आदमी दिख रहा था। हल्की धुंध के साथ अंधेरा फैलने लगा था। तभी मेरी नजर